हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल हॉट ऑफ एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10th का मैथ का पोर्शन देखेंगे, जो कि फर्स्ट पार्ट का नाम है वास्तविक संख्या, यानी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रियल नंबर। तो आइए हम लोग वास्तविक संख्या के अंतर्गत कितना संख्या आता है उसके बारे में पहले हम लोग जानते हैं। तो आगे की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए, फर्स्ट में है कि प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। अब देखिए, हम लोग प्राकृतिक संख्या किसको कहेंगे? तो देखिए, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। हम लोग बोल सकते हैं, जैसे हम लोग गिनती गिनते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये सब कौन सी संख्या हैं? ये सब प्राकृतिक संख्या हैं। या तो हम लोग बोल सकते हैं इसको कि वैसी संख्या जो 1 से स्टार्ट हो और अनंत तक जाती हो, उसको भी हम लोग बोल सकते हैं प्राकृतिक संख्या। जैसे 1 से स्टार्ट होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब ये अनंत तक जाएगा, तो उसको भी हम लोग बोल सकते हैं प्राकृतिक संख्या, यानी नेचुरल नंबर। या तो हम लोग बोल सकते हैं गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। तो प्राकृतिक संख्या आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक संख्या आखिर कहते किसको हैं। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अब हम लोग समझेंगे पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या किसे कहा जाता है? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। तो देखिए, शून्य में गिनती की संख्या को शामिल कर दिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब कोई भी संख्या डबल है, शून्य में, जिसे मान के चलिए शून्य है, शून्य में अगर हम लोग गिनती की संख्या को शामिल कर दें, जैसे 1 2 3 4, ये तो गिनती की संख्या है, अगर इसको शामिल कर दें तो वही संख्या कौन संख्या बन जाता है? तो पूर्ण संख्या। जैसे हम यहाँ देखिए करके लिखा हुआ है, जैसे में 0 0 1 2 3 4 और आगे तक जाएगा। तो अगर 0 में प्राकृतिक संख्या को ऐड कर दें या तो गिनती की संख्या को ऐड कर दें, तो उसी को बोलेंगे हम लोग पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर। तो ये पॉइंट भी आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पूर्ण संख्या किसे कहा जाता है। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। कुछ हम लोग इससे क्वेश्चन करेंगे, इससे पूर्ण संख्या और फिर प्राकृतिक संख्या के। देखिए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, 1 नंबर में पूछेगा कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए, इसका जवाब आएगा कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 इस तरह से स्टार्ट होता है, और पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, यह अनंत तक जाएगा। तो देखिए, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखिए, इसका पूरा पार्ट इसमें है, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। लेकिन अगर क्वेश्चन कहेगा, दूसरा का क्वेश्चन कहेगा कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? सभी प्राकृतिक संख्या होती है? तो इसका जवाब आएगा नहीं। देखिए, सभी पूर्ण संख्या, देखिए इसका पूरा पार्ट तो इसमें नहीं है, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाएगा। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो इसका जवाब आएगा कि हाँ। लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, तो इसका जवाब आएगा कि नहीं। यानी सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। तो आइए हम लोग अब आगे की ओर चलते हैं। अब हम लोग समझेंगे पूर्णांक के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर।
क्या बोलते हैं? इंटीजर। देखिए हम लोग पूर्णांक संख्या कहेंगे किसको? देखिए जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट हो, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलती टाइप हो गया है दोस्तों, से मान के चलिए इस संख्या रेखा है, संख्या रेखा है, यहाँ देखिए इसको बोलते हैं मूल बिंदु, इस जगह जीरो रहता है। अब इधर देखिए, इधर इसके दाएं तरफ देखा जाए तो इसके दाएं तरफ 1 2 3 4 ये सब आगे तक जाएगा। अब इसके देखिए इधर 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 वाला माइनस में रहता है, तो जैसे -1 -2 -3 -4 ये भी आगे तक जाएगा इस तरह से। तो देखिए अगर इस सब को सम्मिलित कर दिया जाए, इस सब को सम्मिलित कर दिया जाए यानी संग्रहक कर दिया जाए तो इसी को बोलते हैं पूर्णांक। यानी जीरो से स्टार्ट होकर धनात्मक और फिर ऋणात्मक में भी जाए तो उसी को बोलते हैं पूर्णांक संख्या। जिसे पूर्णांक पूरा प्लस अंक, पूरा प्लस एकदम पूरा होना चाहिए। जैसे मान के चलिए कोई इस तरह से लिखा है 4.5, तो ये तो पूरा नहीं है, 4.5 तो ये तो पूरा नहीं है, तो इसको हम लोग पूर्णांक बोलेंगे? तो नहीं बोलेंगे। पूर्णांक हम लोग किसको बोलेंगे? तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, तो इसको हम लोग पूर्णांक बोल सकते हैं। जीरो भी पूर्णांक के अंदर आता है, जीरो भी पूर्णांक के अंदर आता है। तो आप लोग को ये टॉपिक भी आप लोग समझ में आ गया होगा कि पूर्णांक किसे कहा जाता है, यानी इंटीजर किसे कहा जाता है। आइए हम लोग इससे आगे की बातें हम जानते हैं। देखिए सम संख्या, तो सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। सम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवन नंबर। तो देखिए सम संख्या का डेफिनेशन है कि वैसी संख्या जिसमें दो से पूरा भाग लग जाए, वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए। जैसे मान के चलिए कोई भी संख्या दिया हुआ है, अगर उसमें 2 से पूरा भाग लग जा रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे सम संख्या यानी इवन नंबर। जैसे में देखिए -2 में अगर 2 से पूरा लग जाएगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। -4 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, फिर 8 हो गया। अगर इसमें 2 से भाग लगाया जाए तो ये पूरी तरह से कट जाएगा। अब देखिए सम संख्या के प्रकार भी होते हैं। सम संख्या 2 प्रकार की होती है। सम संख्या कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार के। तो आइए हम लोग जानते हैं आगे। ठीक है, एक होता है ऋणात्मक सम संख्या। क्या होता है? ऋणात्मक सम संख्या। ऋणात्मक सम संख्या। देखिए ऋणात्मक सम संख्या में कौन कौन आएगा? जैसे -2 -4 -6 -8 -10 ये सब क्या है? तो ये सब है ऋणात्मक सम संख्या। क्या है ये? ऋणात्मक सम संख्या। अब एक होता है धनात्मक सम संख्या। धनात्मक सम संख्या। तो देखिए धनात्मक सम संख्या जैसे +2 है, +4 है, +6 है, +6 +8 +10 और आगे इस तरह से है। तो देखिए ये 2 से पूरा भाग लग जा रहा है, लेकिन ये देखिए ये सब प्लस में है। तो प्लस में है तो प्लस में जो रहता है उसको बोलते हैं धनात्मक, और जो माइनस में रहता है उसको बोलते हैं ऋणात्मक। तो जो माइनस में रहेगा और वो 2 से पूरा भाग लग जाएगा तो उसको बोलेंगे ऋणात्मक सम संख्या। और जो धनात्मक यानी प्लस में जो रहेगा और वो 2 से पूरा भाग लग जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे धनात्मक सम संख्या। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सम संख्या के कितने प्रकार होते हैं और सम संख्या किसे कहा जाता है। तो आइए हम लोग इससे आगे जानते हैं। अब हम लोग समझेंगे विषम संख्या के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। तो देखिए वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग ना लगे, वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग ना लगे। तो देखिए जैसे 1 को देखिए, अगर 1 में हम लोग 2 से भाग लगाएंगे तो वो पूरी तरह से नहीं कटेगा, यानी हम लोग उसको बोल सकते हैं 1 को कि वह एक विषम संख्या है, यानी ऑड नंबर है। तो देखिए 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, फिर 9 हो गया और आगे ऐसे जाएगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये विषम संख्या है, यानी ऑड संख्या है। जैसे 1 में भाग लगाएंगे 2 से तो नहीं कटेगा,
3 में भी लगाएंगे तो नहीं कटेगा, 5 में भी लगाएंगे तो नहीं कटेगा, यानी 7 में भी लगाएंगे तो नहीं कटेगा। आगे इस तरह से जाएगा। जैसे हम लोग सम संख्या के प्रकार के बारे में पढ़े थे, वैसे विषम संख्या के भी प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो वही आइए हम लोग जानते हैं कि विषम संख्या के प्रकार कितने होते हैं। ये देखिए, विषम संख्या के टोटल 2 प्रकार होते हैं। जैसे उसमें था ऋणात्मक सम संख्या और फिर धनात्मक संख्या सम संख्या। इसमें भी है कि ऋणात्मक विषम संख्या, ऋणात्मक विषम संख्या और फिर धनात्मक विषम संख्या। ऋणात्मक विषम संख्या। तो देखिए, ऋणात्मक विषम संख्या हम लोग किसको कहेंगे? तो जैसे अगर माइनस में कोई है, माइनस में 1 है, माइनस में 3 है, माइनस में 5 है, माइनस में 7 है, तो देखिए ये 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है। 1 भी नहीं लगेगा, 3 भी नहीं लगेगा और फिर 5 भी नहीं लगेगा और 7 में भी नहीं लगेगा। तो देखिए, 1 में भी नहीं भाग लगेगा, 3 में भी नहीं लगेगा, 5 में भी नहीं लगेगा, फिर 7 में नहीं लगेगा और फिर आगे ऐसे भी कोई संख्या आएगा जो 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे और फिर वो माइनस में रहेगा। तो जो माइनस में रहेगा उसको ऋणात्मक, और ये 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा तो उसको बोलेंगे विषम संख्या। तो इसको हम लोग पूरे पार्ट को बोल सकते हैं कि ऋणात्मक विषम संख्या, यानी जो माइनस में रहेगा उसको ऋणात्मक और जो विषम संख्या है उसको ऋणात्मक विषम संख्या बोल सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे धनात्मक विषम संख्या के बारे में। धनात्मक विषम संख्या। तो धनात्मक विषम संख्या हम लोग किसको बोलेंगे? तो जैसे अगर प्लस का 1 दिया हुआ है, प्लस का 3 दिया हुआ है, प्लस का 5 दिया हुआ है, प्लस का 7 है, प्लस का 9 है, तो देखिए ये सब धनात्मक है, यानी प्लस में है। तो अगर प्लस में है और 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है तो उसी को बोलेंगे धनात्मक विषम संख्या। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि विषम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या के कितने प्रकार होते हैं, और ऋणात्मक विषम संख्या और फिर धनात्मक विषम संख्या आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग अब इससे आगे की बातों के बारे में जानते हैं। अब देखिए, हम लोग समझेंगे अभाज्य संख्या के बारे में कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखिए, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को किस क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। तो देखिए, इसका डिफिनेशन है कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 होता है। अब देखिए, यहाँ पे एक टर्म आ रहा है गुणनखंड। तो पहले इसके बारे में हम लोग समझ ले रहे हैं, तब हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में समझेंगे। तो देखिए, हम लोग समझेंगे गुणनखंड के बारे में। गुणनखंड किसको कहेंगे? जैसे मान के चलिए कोई संख्या देवल है 12 का। अब ये 12 कौन कौन संख्या से कट रहा है वही इसका गुणनखंड होगा। जैसे मान के चलिए ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, फिर 6 से भी कटेगा, फिर 12 से भी कटेगा। तो देखिए, ये सब इसका क्या हो गया? तो ये सब इसका गुणनखंड हो गया। यानी 12 के टोटल कितना गुणनखंड? 1 2 3 4 5 6 वो गुणनखंड हो गया। अब कौन कौन है? तो एगो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। तो यही गुणनखंड होता है। जैसे और कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 18 है। अब 18 में कौन कौन संख्या से भाग लग रहा है? तो देखिए, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 6 से लगेगा, 9 से लगेगा, फिर 18 से लगेगा। तो देखिए, ये 18 के टोटल गुणनखंड हो गया। यानी 1 2 3 6 9 8 18 ये सब का है। तो ये 18 का गुणनखंड है। तो ये गुणनखंड आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानेंगे अभाज्य संख्या के बारे में, यानी प्राइम नंबर के बारे में। देखिए, अभाज्य संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। तो वैसी संख्या जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 होता है। तो जिसे देखिए, अगर हम लोग 1 के देखते हैं तो वैसी संख्या जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 होता है। तो अगर 1 को हम लोग देखा जाए तो इसका गुणनखंड सिर्फ 1 ही हो रहा है, मतलब 1 ही हो रहा है। तो इसको हम लोग ना तो अभाज्य संख्या बोलेंगे, ना तो भाज्य संख्या। ये ना तो अभाज्य संख्या में आता है, ना तो भाज्य संख्या में आता है। अब हम लोग देखेंगे 2 को। तो देखिए,
दो का अगर गुणनखंड निकाला जाए तो देखिए, दो एगो एक से कटेगा, एक दो से कटेगा, मतलब खुद से भी कटेगा फिर एक से कटेगा। तो देखिए इसका गुणनखंड सिर्फ दो ही हो रहा है, यानी वैसी संख्या जिसका गुणनखंड सिर्फ दो होता है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। तो जैसे दो हो गया, तो दो एक अभाज्य संख्या है। फिर देखिए तीन को, तो तीन तीन का भी गुणनखंड निकाला जाता है एक और फिर तीन आएगा, तो इसका गुणनखंड भी सिर्फ दो ही आ रहा है। इसका गुणनखंड कितना आ रहा है, सिर्फ दो ही आ रहा है, तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी एक अभाज्य संख्या है। फिर देखिए पाँच भी देखिए, तो पाँच भी एगो एक से कटेगा फिर खुद पाँच से कटेगा, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि पाँच भी एक अभाज्य संख्या है। और बहुत सारा ऐसे संख्या है। तो आइए हम लोग कुछ जानते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। तो देखिए अभाज्य संख्या से क्वेश्चन पूछता है, अभाज्य संख्या से क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। सबसे छोटी सॉरी दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन था, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है दो, क्योंकि ना तो एक ना तो भाज्य संख्या है ना तो अभाज्य संख्या है, यानी उसको हम लोग बोल सकते हैं, सॉरी हाँ, एक ना तो भाज्य संख्या है ना तो अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, तो दो से स्टार्ट होता है, तो सबसे छोटी तो अभाज्य संख्या यही हो जाएगा। और फिर क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है। तो देखिए सम अभाज्य संख्या, जिसमें सम संख्या हम लोग किसको बोलते हैं, जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो देखिए दो में पूरा तरह से भाग लग जाएगा कि नहीं, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे छोटी सबसे छोटी नहीं, सम अभाज्य संख्या कौन है, तो सम अभाज्य संख्या सम अभाज्य संख्या भी दो ही होगा। क्वेश्चन दो को पूछ सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो दो है, और सम अभाज्य संख्या कौन है, तो ये भी दो ही है। बाकी जितना भी अभाज्य संख्या है वो सब विषम है, एक मात्र है एक दो जो कि सम अभाज्य संख्या है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है और फिर सम अभाज्य संख्या कौन है। तो आइए अब हम लोग आगे के बारे में जानते हैं। अब हम लोग समझेंगे भाज्य संख्या के बारे में कि भाज्य संख्या किसे कहा जाता है। तो देखिए भाज्य संख्या हम लोग उससे कहेंगे कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड दो से अधिक होता है, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड दो से अधिक होता है उसे हम लोग भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। अब देखिए जो भाज्य संख्या हो सकता है वो अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है, और जो अभाज्य संख्या हो सकता है वो भाज्य संख्या नहीं हो सकता है। तो देखिए हम लोग भाज्य संख्या में पढ़ा थे दो और तीन, ये तो कौन संख्या था, अभाज्य संख्या, सॉरी अभाज्य संख्या में हम लोग पढ़े थे कि दो और तीन अभाज्य संख्या है। अब देखिए इसके बाद तीन के बाद फिर आएगा चार, तो चार को हम लोग चेक करेंगे कि भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है। तो देखिए अगर चार का गुणनखंड किया जाए तो एगो एक से कटेगा, फिर दो से कटेगा और फिर चार से कटेगा। तो देखिए इसका गुणनखंड दो से अधिक आ जा रहा है, इसका गुणनखंड दो से अधिक आ जा रहा है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि यह एक भाज्य संख्या है। कैसे कि भाज्य संख्या का डेफिनेशन है कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड दो से अधिक होता है उसे हम लोग कौन संख्या बोलते हैं, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। तो देखिए अगर पूछा जाएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या है चार, सबसे छोटी भाज्य संख्या चार। यहाँ से एक ही क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो चार है। और ये टॉपिक भी आप लोग को समझ में आ गया होगा कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं।
फिर और भाज्य संख्या और फिर अभाज्य संख्या के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे बड़ी भाज्य संख्या का गुणनफल, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल कितना होता है। सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होता है वो होता है 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है वो 2। ये दोनों का गुणनफल किया जाए तो कितना आएगा, तो 8 आएगा। कितना आएगा, 8। तो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, एक नंबर में क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल कितना होता है, तो 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है। तो एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि सबसे छोटी और फिर सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल कितना होता है। आइए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अब हम लोग समझेंगे अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। तो देखिए वैसा युग्म मतलब होता है जोड़ा। वैसा युग्म संख्या जिसका एचसीएफ 1 होता है, जिसका एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है, उसे हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या, यानी को प्राइम नंबर। तो वैसा युग्म संख्या जिसका एचसीएफ 1 होता है उसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे में देखिए हमेशा देखना है, युग्म में देखना है। जैसे देखिए 2 और 3, अगर 2 और 3 का अगर एचसीएफ लिया जाए तो इसका एचसीएफ आएगा 1, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि 2 और 3 कौन संख्या है, तो अभाज्य संख्या है। जैसे 6 और फिर 11 है, 6 और 11 का अगर एलसीएम लिया जाए एचसीएफ लिया जाए तो इसका एचसीएफ आएगा 1, यानी हम लोग बोल सकते हैं 6 और 11 एक कौन संख्या है, तो अभाज्य संख्या है। जैसे और कोई भी संख्या ले लीजिए, 7 और फिर 8, तो 7 और 8 का अगर एचसीएफ निकाला जाए तो इसका एचसीएफ आएगा 1, यानी हम लोग इसको भी बोल सकते हैं कि ये भी एक अभाज्य संख्या है। लेकिन ऐसे कहे कि 8 और फिर 12, तो देखिए 8 और 12 का अगर एचसीएफ निकाला जाए तो इसका आएगा 4, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि यह अभाज्य संख्या है, तो नहीं बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका एचसीएफ कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। और इसका डिफिनेशन में लिखा हुआ है कि वैसी युग्म संख्या जिसका एचसीएफ 1 होता है, जिसका एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। तो इसका 8 और 12 का एचसीएफ कितना आ रहा है, 4, तो इसको हम लोग अभाज्य संख्या नहीं बोल सकते हैं। जिसका एचसीएफ सिर्फ 1 आएगा उसको हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या। तो ये पॉइंट भी आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अब हम लोग समझेंगे परमेय संख्या के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। देखिए वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसका पूर्ण वर्गमूल होता है। जिसे पूर्ण वर्गमूल क्या हम लोग बोलेंगे, तो जैसे अंडर अगर 16 है तो इसका अगर वर्गमूल निकाला जाए तो 4 आ जाएगा। लेकिन अगर बोल दिया जाए कि √5 का वर्गमूल निकालिए, तो √5 का वर्गमूल होगा 2 पॉइंट कुछ के लगभग में होगा, तो ये तो पूर्ण वर्गमूल नहीं है। तो हम लोग परमेय संख्या किसको बोलेंगे, तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसे हम लोग परमेय संख्या बोलेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। q का मान कितना नहीं होना चाहिए, तो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए परमेय संख्या में आ जाएगा -1। अब देखिए -1 है, तब -1 कोई भी संख्या के बटा में हम लोग 1 अपना मन से लगा सकते हैं। या देखिए ये जो -1 है ये p हो गया, और जो 1 है ये q हो गया। तो देखिए -1 को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। यानी ई -1 एक कहाँ है, तो एक परमेय संख्या है। जैसे फिर -2 हो गया, तो -2 के भी बटा में 1 लिख सकते हैं, तो ये इसको भी p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये भी एक का है, तो ये भी एक परमेय संख्या है। जैसे यहाँ देखिए 4/3 देवल है, 4/3, तो ये भी तो p/q के रूप में लिखा जा सकता है, तो इसे भी हम लोग परमेय संख्या बोलेंगे। जैसे √16 हो गया, देखिए √16, तो √16 का मान कितना आ गया, 4 आया, तो इसके बटा में हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो देखिए इसको भी हम लोग p/q के रूप में
लिख सकते हैं, यानी जिसे हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और जिसका पूर्ण वर्गमूल होता है, जिसका पूर्ण वर्गमूल होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो परमेय संख्या। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए कि क्यू का मान 0 नहीं हो। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा परमेय संख्या के बारे में। अब देखिए परमेय संख्या भी दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक परमेय संख्या और एक ऋणात्मक परमेय संख्या। तो पहले हम लोग समझेंगे धनात्मक परमेय संख्या के बारे में। सॉरी, धनात्मक परमेय संख्या। तो जैसे धनात्मक परमेय संख्या जैसे 3/4 लिखा हुआ है, तो देखिए ये दोनों प्लस में है और पी बाई क्यू के रूप में भी है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये धनात्मक परमेय संख्या है। जैसे -7 -3, अगर ई माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये भी तो प्लस में आ गया, यानी 7/3, ये भी सॉरी -7/-3, इसको भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी एक धनात्मक परमेय संख्या है। और देखिए जैसे √25, तो √25 इसका मान निकालिएगा तो 5 आएगा, बटा में 1 लिख सकते हैं, तो ये भी क्या है, तो ये भी एक धनात्मक परमेय संख्या है। अब हम लोग समझेंगे ऋणात्मक परमेय संख्या के बारे में। ऋणात्मक परमेय संख्या, तो ऋणात्मक परमेय संख्या किसको कहेंगे, तो जैसे माइनस में 2 है, इसके बटा में 1 लिख सकते हैं, तो देखिए ये माइनस में आ गया, जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख भी सकते हैं। तो जैसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसको तो हम लोग परमेय संख्या बोलते हैं, लेकिन इसमें माइनस लग गया तो इसको बोलेंगे ऋणात्मक परमेय संख्या। और देखिए और कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे -4/2 है, तो -4/2 क्या हो जाएगा, ऋणात्मक परमेय संख्या। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि परमेय संख्या किसे कहते हैं, परमेय संख्या के प्रकार के बारे में। परमेय संख्या के प्रकार होते हैं 2, एक धनात्मक परमेय संख्या और एक ऋणात्मक परमेय संख्या। तो आइए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अब हम लोग समझेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। जस्ट उसका उल्टा है, परमेय संख्या के जस्ट उल्टा है। तो वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं और जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, उसे हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या, यानी इरेशनल नंबर। जैसे में देखिए क्वेश्चन पूछता है कि पाई 1 का है, तो जो पाई होता है इसका मान तो होता है 22/7, अगर मान उसका देवल रहेगा तो वो तो हो जाएगा परमेय संख्या, लेकिन अगर सिर्फ पाई का सिंबल देवल रहेगा तो वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाई एक कौन सी संख्या है, परमेय संख्या की अपरिमेय संख्या, तो ये है अपरिमेय संख्या। जैसे देखिए अंडर रूट 5 को देखिए, तो अंडर रूट 5 को देखेंगे तो जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, तो इसका देखिए अंडर रूट 5 का पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, तो ये भी किस में आएगा, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या के गिनती में आएगा। और देखिए ये वाला देवल है, ये संख्या देवल है। अब देखिए 0.21 ऐसे से जाते जा रहा है, अब कहाँ तक जा रहा है कोई इसका लिमिट नहीं है, तो ये भी एक का है, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। जैसे कोई इस तरह से देवल है कि 1 + √2, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में जान सकते हैं। तो आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, यानी इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे आगे के बारे में। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हाँ, मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद,
जय भारत।